दोस्तों, बंगाल की तर्ज पर पंजाब और यूपी में भी बीजेपी बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। पंजाब में तो आप कह सकते हैं खाता खुल चुका है। एक कैबिनेट मिनिस्टर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर की जल्द बारी आने वाली है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ईडी और इनकम टैक्स की टीम ने डेरा जमा लिया है। टीम सक्रिय हो गई है। जाहिर तौर पर टारगेट पर समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के खाते हैं, पैसे हैं, अकाउंट हैं। आप यूँ कह सकते हैं पैसे का मूवमेंट जो है उसको ट्रेल करना शुरू कर दिया अभी से। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने आईपैक जैसी बड़ी पॉलिटिकल कंपनी उसको इसलिए किनारे कर दिया क्योंकि उनके पास फंड की कमी। यानी अखिलेश पहली बार बोल रहे हैं कि फंड की कमी। दरअसल फंड की कमी नहीं है, चंदा देने वालों को सावधान कर दिया गया है। ऐसा हम पे फंड्स की कमी है, फंड्स इतने नहीं दे सकते हैं। अगर आप दे दो तो आप कहोगे उसी कंपनी को हायर कर लेंगे। बताओ आप। और खबर यह भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी के कुछ मजबूत ओबीसी और दलित विधायकों को, नेताओं को भी चुनाव से पहले बीजेपी तोड़कर शामिल कर सकती है। और खासकर जो पैसे से मजबूत नेता हैं वो और ज़्यादा आसानी से बीजेपी में आ सकते हैं। अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि बीजेपी ने या गुजरात लॉबी ने जो गेम बंगाल में खेला, यानी ईडी के छापे मार दिए, कहीं सीबीआई के छापे मार दिए, किसी विधायक को या मंत्री को तृणमूल कांग्रेस के ब्लैकमेल कर लिया, उसे पार्टी में शामिल कर दिया, नहीं हुआ तो जेल भेज दिया। ये जो डराने, धमकाने और छापों का जो खेल था, जो बंगाल में साल भर चला, वही खेल उत्तर प्रदेश में और पंजाब में अब खेला जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के कई बड़े नेता खुद कह रहे हैं कि जो बंगाल में हुआ, जैसे बंगाल हम जीते उसी तरह से हम उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। सुनिए आप, रवि किशन साहब को सुनिए, कुछ आइडिया आपको भी लगेगा इस गेम का। रवि किशन साहब क्या कह रहे हैं कि जैसे बंगाल में तूफान लाए थे वैसे उत्तर प्रदेश में लाने वाले हैं। बंगाल की जीत का पूरा असर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश वो तूफान जीत का यहां आ चुका है। 17 से बड़ी जीत होने वाली है। मेरी बात आप लोग गौर करिए। अब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी की सरकार बड़ी मजबूती से उत्तर प्रदेश में चल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं, इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए हमें। सच्चाई ये है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से आ रही, वहाँ पर समाजवादी पार्टी इस वक्त बहुत मजबूती से, यानी ग्राउंड ज़ीरो की खबर ये है कि समाजवादी पार्टी भारी है इस वक्त योगी सरकार पर। उसके कई कारण हैं। नंबर 1 कारण यह है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 2024 में मोदी को शॉक दिया, बीजेपी को शॉक दिया, 80 में से 37 सीटें जीत ली, बीजेपी को पीछे छोड़ दिया पहली बार, वो स्थिति अभी भी बरकरार है। बल्कि एंटी इनकम्बेंसी पहले से ज़्यादा है योगी आदित्यनाथ पर। स्थिति वही है। और पॉइंट नंबर 2, अखिलेश यादव की जो ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए की जो उनकी राजनीति है वो अभी भी कामयाब है। और आप कह सकते हैं कि बीजेपी उसी से घबराई हुई है। कारण नंबर 3, योगी आदित्यनाथ को लेकर अभी भी ब्राह्मण समाज में प्रतिक्रिया है और उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर ब्राह्मण वोट निर्णायक है। खासकर उन्नाव, कानपुर से अगर आप शुरू करें, इलाहाबाद होते हुए अगर आप पूर्वांचल तक चले जाएं, देवरिया तक चले जाएं, तो ये जो ब्राह्मण बेल्ट आप कह सकते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण इन्फ्लुएंशियल वोट है और उस पर नज़र है अखिलेश यादव की। तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा खिसकता है योगी की तरफ से तो ये भी डिसाइसिव हो सकता है। एक और पॉइंट है जो भारी पड़ सकता है बीजेपी के लिए, और वो पॉइंट है कि किसानों की हालत ख़राब है और ये जो क्राइसिस फर्टिलाइज़र की आने वाली है, यूरिया की खाद की आने वाली है, ये लगता है कि आने वाले 6 महीने में स्थिति को और भयावह करेगी। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे स्मार्ट मीटर को लेकर पब्लिक में आक्रोश है, बिजली को लेकर पब्लिक में आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे बहुत से कारण हैं। मैंने आपको 4-5 कारण बताए। कई ऐसे कारण हैं जिससे हम कह सकते हैं कि अखिलेश अभी भी भारी हैं। जो 2024 में भारी थे
27 में भी भारी हैं योगी आदित्यनाथ पर। और उसका एक और प्रमुख कारण है कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का जो संगठन है उसमें तालमेल नहीं है। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ और गुजरात लॉबी के बीच भी संबंध सहज नहीं है, खासकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के। अब दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि ज़मीन पर समाजवादी पार्टी भारी है, विपक्ष भारी है अखिलेश यादव के नेतृत्व में। लेकिन अगर ये ईडी के, इनकम टैक्स के, सीबीआई के जो ऑपरेशन हैं, तोड़फोड़ के जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन लोटस है, वोटर लिस्ट में जो एक बहुत बड़े पैमाने पर जो कटौती होती है, ये सारा खेल अगर खेला गया तो हो सकता है चुनाव आते आते ज़मीन पर मशीन भारी पड़ जाए। और मशीन से मेरा मतलब सिर्फ ईवीएम नहीं है, मशीन से मतलब है गुजरात लॉबी की सारी मशीनरी, हिंदुस्तान की जो सरकार है, हुकूमत है, उसकी सारी मशीनरी, मोदी का सारा सिस्टम भारी पड़ सकता है ज़मीन पर, जैसे बंगाल पे भारी पड़ गया। तो क्या माना जाए कि बंगाल, असम, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार की तरह उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, ये भी रहमो करम पर है, मिस्टर शाह के, मोदी जी के चाणक्य के रहमो करम पर इसके नतीजे हैं। गुजरात लॉबी के रहमो करम पर है, ये जो तय करेंगे, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्या करना है। क्या वाकई गुजरात लॉबी पर ही सब कुछ निर्भर है, या फिर कोई गुंजाइश बचती है अखिलेश यादव के लिए या पंजाब में केजरीवाल के लिए? यही सवाल मैंने अशोक वानखड़े टाइगर से पूछा। जाहिर तौर पर टाइगर का जवाब आंखें खोल देने वाला है, और टाइगर से मैं सवाल करने जा रहा हूं। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो वोट काटने वाला खेल चल रहा है एसआईआर का, उसमें कई उनकी ऐसी सीटें, कई ऐसे उनके कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए, वहां पर बड़ी गड़बड़ी हो रही है। मृतक लोग हैं, उन तक का नाम नहीं काटा जा रहा है। बहुत से परिवार में जहां 2-2, 3-3 वोटर आईडी कार्ड बने हैं, उनको भी डिलीट नहीं किया जा रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली है, बंगाल जैसी। तो क्या आपको लगता है कि बंगाल से बड़ा खेल अमित शाह जो हैं वो उत्तर प्रदेश में खेलने जा रहे हैं? यकीनन, हमने तो पहले दिन बोला था, हमने तो बंगाल के नतीजे आने के पहले बोला कि यदि बंगाल में बीजेपी आती है सत्ता में, बढ़िया, तो उत्तर प्रदेश में 300 पार बीजेपी आज लिख लीजिए मेरे से, गारंटी के साथ कहता हूं। अरे लेकिन टाइगर, ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही, मैं कई पत्रकारों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि साहब जो अखिलेश यादव हैं, जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने मात दी है, उससे कहीं ज्यादा समर्थन इस वक्त अखिलेश यादव का है ग्राउंड पर। ग्राउंड पे जितनी ममता लड़ी उतना तो 1%, अखिलेश तो 10% भी नहीं लड़ रहे उसके हिसाब से। अखिलेश कह रहे हैं कि बहुत धांधली हो रही है, ये तो ममता भी कह रही थी, ये तो राहुल गांधी भी कह रहे थे। उसके बावजूद धांधली हुई, क्या कर लिया इन लोगों ने? ममता ने तो सुप्रीम कोर्ट तक खेल किया, सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ी, खुद अपेयर हुई। क्या हुआ? जिस रथ के 2 पहियों में से एक पहिया चुनाव आयोग हो और एक पहिया न्यायपालिका हो, उस रथ की विजय को कौन रोक सकता है दीपक भाई? तो आप कह रहे हैं पूरी बेईमानी होगी, बंगाल से ज्यादा बेईमानी उत्तर प्रदेश में होगी। बंगाल रिपीट होगा। आप तो इसका कहते हैं, मैं तो बोला कि उसके पहले डिलिमिटेशन भी होगा और 700 में से 600 सीट लोकसभा में अमित शाह के नेतृत्व में आएगी। आज बता रहा हूं मैं आपको, मतदाता का वोट नहीं चाहिए। अब ग्राउंड करंट वोट चले गए दिन, अंडर करंट क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, किस इश्यूज पे नाराज है, क्या जाति समीकरण है, कोई नहीं। समीकरण यह है कि चुनाव आयोग में कौन बैठा है, समीकरण यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन बैठा है, समीकरण हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश कोई कंप्लेंट करते हैं कि भाई धांधली चल रही है जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, हाई कोर्ट नहीं सुनेगा? कौन सा सुना है? क्या ममता ने इसी बात को नहीं कहा था? ममता ने कहा था कि डीआरओ मर रहे हैं, जीवन समाप्त कर रहे हैं, जहर ले रहे हैं, तो बोला लोग बढ़ा दो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हो रहा है तो बोले इसको ट्रिब्यूनल बना दो। सर्वोच्च न्यायालय का आकलन देखिए, लाखों मतदाताओं के लिए 18 ट्रिब्यूनल बनाए। अब कल सर्वोच्च न्यायालय में कोई कह रहा था ये तो 4 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा इनको क्लियर करने में।
यही 18 ट्रिब्यूनल उन 27 लाख मतदाताओं को सत्यापन करेंगे तो उसको 4 साल लगेंगे। 4 साल के बाद चुनाव अनाउंस होंगे बीजेपी कल बंगाल में चुनाव अनाउंस होते से फिर एसआईआर होगी और फिर उस एसआईआर में ये 27 लाख फिर डिफॉल्टर होंगे, फिर इनके लिए ट्रिब्यूनल बनेगा, फिर ये वोट नहीं दे पाएंगे, फिर अगले 4 साल में ये सत्यापन होंगे और फिर चुनाव होगा। ये लगातार चलता जाएगा। मुझे शर्म आती है कहने में कि सर्वोच्च न्यायालय 92% वोटिंग पे इतरा रहा था और कह रहा था कि वह मजा आ गया, वेरी वेल इलेक्शन कंडक्टेड, 92% ऑफ द पीपल हैव वोटेड, लेकिन 27 लाख मतदाता वोट नहीं दे पा रहे, इसके लिए शिकंत भी नहीं थी, जबकि न्यायपालिका का मुख्य दायित्व है मतदान के अधिकार की रक्षा करना, संविधान के कस्टोडियन है, करना चाहिए था। अगले बार दे दीजिए, अगले 5 साल बाद दे दीजिए, ये न्यायपालिका का जवाब है। साहब ये वोट नहीं दे पाएंगे, अगले चुनाव में दे देना। 27 लाख लोग। टाइगर, एक और बड़ा इशू आ रहा है, मैं देख रहा हूं कि जो पॉलिटिकल एजेंसीज हैं जो सपोर्ट करती हैं विपक्षी दलों को, जैसे आईपैक करके प्रशांत किशोर की संस्था ये सपोर्ट करती थी ममता बनर्जी को, लेकिन चुनाव से पहले आईपैक के मुखिया को बंगाल के अरेस्ट कर लिया ईडी ने। उसके बाद जब दूसरे राउंड की वोटिंग हो गई, वोटिंग खत्म हो गई, तो उसको छोड़ दिया जेल से। और अब यही चीजें उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आईपैक जो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एजेंसी है, चुनाव का सर्वेक्षण करती है, ये बताती किसको टिकट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, प्रचार करती, उससे करार खत्म करना पड़ा अखिलेश यादव को। और अखिलेश यादव ने कहा कि साहब हमारे पास फंड्स की कमी है। तो मुझे कोई बता रहा था, एक बड़ा पत्रकार बता रहा था, बाद में मैंने एक आईटी के अधिकारी से भी पूछा, उन्होंने कहा कि साहब जो जो फंडिंग हो रही है पॉलिटिकल पार्टी को, खासकर जो अपोजिशन की है, उसको बकायदा ट्रेल किया जा रहा है, उसको बकायदा उसकी जो है आप कह सकते हैं निगरानी हो रही है। तो क्या अखिलेश यादव को लोग चंदा भी नहीं देंगे? चंदा भी पहले तो शरद पवार दे देते थे। भाई यदि अखिलेश अभी ये कह रहे हैं तो अखिलेश की बाल बुद्धि पे मुझे तरस आता है। 2019 के बाद कौन सा कॉर्पोरेट हाउस अपोजिशन को पैसा दे रहा है, बताइए मुझे। ये तो 2019 के बाद ही टाइट करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो टाटा बिरला भी पैसे नहीं देंगे समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों देंगे? टाटा बिरला को क्या ईडी सीबीआई से डर नहीं है? अरे साहब पहले तो देते थे सब। पहला बात अलग थी, पहले देश में लोकतंत्र था, अभी देश में लोकतंत्र थोड़ी है। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कोई बड़ा आदमी चंदा नहीं दे सकता? आप अखिलेश को क्यों लेके बैठे हैं? उद्धव को कोई नहीं देगा, शरद पवार को कोई नहीं देगा, आरजेडी को कोई नहीं देगा, आपको कोई नहीं देगा? कोई नहीं देगा। अब तो स्टैलिन को भी कोई नहीं देगा, स्टैलिन भी सत्ता से बाहर है। ओके। किसी भी विपक्ष को नहीं देगा। और दूसरी बात मैं और इसके आगे जाके कहता हूं, मैं तो ये नहीं मानता और ये मूर्खता होगी ये मानना कि इनके पास पैसे नहीं है। हो सकता है व्हाइट में नहीं हो, जो पार्टी के अकाउंट में नहीं हो, लेकिन इनके पास बहुत पैसे वाले नेता भी है। वो पैसा कैसा है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। उस पैसे का मूवमेंट नहीं होने देंगे। ओ, मतलब अगर कोई बिल्डर विधायक है, उसके पास पैसा है, अगर वो विपक्ष का है तो पैसा नहीं खर्च कर सकता, मूवमेंट नहीं हो सकता। कैसा पैसा जाएगा? उनका पैसा जाएगा चुनाव आयोग सीज कर लेगा, उनका पैसा जाएगा पुलिस सीज कर लेगी, और सत्ता पक्ष का पैसा पुलिस के एस्कॉर्ट में जाता है, पुलिस की गाड़ी में। मैं जब महाराष्ट्र का चुनाव कवर कर रहा था तो एक गांव में मैं रुका। एक गांव में जब मैं रुका तो मैंने वहां पूछा, क्योंकि चेहरा देखते हैं लोग, तो लोग इकट्ठा हो गए। चाय के लिए रुका था, सब लोग इकट्ठा हो गए, अरे भाई अशोक भाऊ आ गए, अशोक भाऊ आ गए। तो मैंने बोला क्या चल रहा है? तो सब हंसने लगे, ऐसे ही है बोले। तो एक लड़का करीब करीब 18 साल का होगा, 17-18 साल का, मराठी में बोला 5,000 रुपये भेटून राहिले एका मतासाठी, 5,000 रुपये मिल रहे एक वोट के लिए। बोला मूर्ख कहेगा, कुछ भी बोलता है क्या? तो सब हंस गए। बाकी मैं पूछ रहा था कौन सा, किसका पलड़ा भारी है, कौन चल रहा है, किसने काम किया, क्या काम किया, लोग बता रहे थे। जब तक मैं चाय खत्म हो गया था, वो लड़का वापस आ गया एक पॉलिथीन लेके। बोले मेरे घर में 10 वोट है टोटल,
कुल, मेरे दादाजी दादी को पकड़ के पॉलिथीन में उसने मुझे 50,000 का बंडल हाथ में दिया, बोले 50,000 है, गिन लो सर। आप हंस रहे थे ना मुझ पे। फिर ओ माय मैंने गॉड। फिर मैंने लोगों को पूछा कि ये, बोला हाँ यही चल रहा है आजकल, शर्माते हुए लोगों ने बोला। ओके। फिर मैं आगे गया तो किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा। उस वीडियो में एक रास्ते पे, एक गांव के बाहर, क्योंकि आजकल नोट जो आते हैं, नए नोट जो बैंक से आते हैं, उस पे वो स्टेपलर पिन नहीं लगती, उसके ऊपर एक कागज का रैपर लगता है। वो रैपर का ढेर पड़ा हुआ था। इतना पैसा बटा। बटा। फिर मैंने आगे में, तो मुझे एक 30 सेकंड और दीजिए, आगे फिर मैंने पूछा ये पैसा आता कहां से? तो पैसा किससे आता है? अंगड़िया जिसको कहते हैं, हवाला वाले। तो आप पत्रकारिता में है तो आपको सबके संबंध तो आप जानते हो, सब आपके सोर्स होते हैं। जी। मैंने मुंबई में बड़े अंगड़िया को फोन किया। वो बोला भाव सब बंद है अभी, बिल्कुल महाराष्ट्र के चुनाव शुरू हो गए, हमारा सब धंधा बंद, हम बिल्कुल आजकल भजन कीर्तन कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट ऑर्डर है ऊपर से, बिल्कुल कोई पैसा मूवमेंट नहीं होगा। मैंने वो ओके। पैसा आया कहा महाराष्ट्र से? बोले बैंगलोर एक सप्ताह तक चल रहा था। मैंने बैंगलोर को फोन किया, उसने कहा कि सर ओनली 1 वीक, नाउ वी आर ऑल्सो स्टॉप नॉट डूइंग एनीथिंग। फिर मैंने मुंबई वालों को बोला, मैंने यार पैसा आ तो रहा कहीं से? बोले साहब गुजरात से कंटेनर की बात सुनी थी। ओ माय गॉड, ओ मैंने माय गॉड। गुजरात में एक आईपीएस कंटेनर। ऑफिसर से फोन किया जो इंटेलिजेंस में था। रात को मैं अनकंफर्टेबल हो गया, हाउ इज मनी मूविंग। तो मैंने रात को 11 साढ़े 11 बजे फोन किया, बड़े करते हुए, हाँ बोल क्या चाहिए? उधर से आवाज आया। मैंने कहा सर महाराष्ट्र में हूँ, चुनाव चल रहे हैं, आई नो दैट। पहले सुना मैंने एक कंटेनर, बोला हाँ 20-40 का कंटेनर है, क्या चाहिए? ट्रक नंबर चाहिए। मैंने सर मैं ट्रक नंबर लेके क्या करूं? इतना पैसा आ रहा कंटेनर क्या में। चलिए खैर, होगा? समझ गया, मैं बोला समझ गया मोर आपने। देन 3,000। और मैंने पूछा कहाँ, किसने दिया? तो बोला जिसका मुंबई में इंटरेस्ट है उसने दिया होगा। ठीक है समझ गया। सोने दे मुझे, फोन बंद कर दिया। तो ये जब मैं देख रहा हूं पिंपरी चिंचवड़ में 15,000 रुपए पर वोट कारपोरेशन के चुनाव में। समझ गया। तो उत्तर प्रदेश में तो समझ लीजिए फिर एकदम से बाढ़ आने वाली है, पैसों की बरसात होगी इस फिर बार। बरसात होगी साहब। चलिए, उत्तर प्रदेश से मैं जरा पंजाब आपको ले जाना चाह रहा हूं। आपने कहा कि भाई सत्ता पक्ष खुलेआम पैसा बांट रहा है। कॉरपोरेशन के चुनाव में रेट 15 रुपए प्रति वोट है, लिफाफे में 15,000 रुपए, 15,000 रुपए प्रति वोट रेट है कॉरपोरेशन का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो डिसाइसिव निर्णायक चुनाव है, एक तरह का सेमीफाइनल, वहां कितना पैसा बरसेगा, या आप अंदाजा लगा लीजिए। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पैसा हर जगह रोका जाएगा। मैं जरा पंजाब पे आ रहा हूँ। पंजाब पे जैसे आपने देखा, संजीव अरोड़ा कैबिनेट मिनिस्टर, वो अरेस्ट करके जेल भेज दिए गए, ईडी के छापे उन पर पड़े। अब एक अमन अरोड़ा हैं, ये भी बहुत पावरफुल, आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री भी हैं, और आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रमुख भी हैं, पार्टी चीफ भी हैं। इनके सहयोगियों के यहाँ भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं साहब इनको भी उठा ले जाएगी। ऐसा सुनने में आ रहा है टाइगर कि 15-20 विधायक, जिसमें कई मंत्री हैं, इनको बीजेपी तोड़कर बहुत जल्द आपसे तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करेगी। यानी जो कुछ तृणमूल कांग्रेस से के साथ किया बीजेपी ने, वो अब आम आदमी पार्टी के साथ होने जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब में धांधली होगी और सारा खेल ईडी सीबीआई इनकम टैक्स करेंगी? देखिए मैंने पहले भी कहा कि पंजाब में ईडी इनकम टैक्स चुनाव नहीं जितवाएगी। ईडी इनकम टैक्स वहां बैकग्राउंड बनाएगी। क्या? पंजाब में ऑलरेडी बैकग्राउंड बनाएगी, ओके। जीत का बैकग्राउंड बनाएगी। पंजाब में ऑलरेडी जिस पार्टी के पास मात्र 2 विधायक है, उसके पास राज्यसभा में 7 सांसद है। ये अजूबा सिर्फ इंडिया में हो सकता है। ठीक है, 7 सांसदों में राघव चड्ढा एक नाम है, एक चेहरा है। उस चेहरे को ये आगे करेंगे। करप्ट आम आदमी पार्टी कितनी करप्ट है, जैसा दिल्ली में उन्होंने लहर चलवाई थी शीश महल की, वैसा दारू पीता हुआ मुख्यमंत्री, बेवड़ा मुख्यमंत्री, 10 करके। भगवंत और मान के बारे लगातार में। इन लोगों को जेल में इसलिए नहीं डाला कि भ्रष्टाचार करना है, क्या है, इन लोगों को जेल में इसलिए भी डालना है कि हमको एक ग्राउंड बैकग्राउंड बनाना है। ये कितने भ्रष्टाचारी है।
उसके बाद जब बीजेपी वहां सत्ता में आएगी, बीजेपी को ही सत्ता में आना है, बहुत छोटा हाउस है सर, 117 का है। जी। बंगाल इतना बड़ा हाउस था, वो निपटा दिया इन्होंने। ये तो जी, उत्तर 117 का प्रदेश हाउस है। निपटाना। जी। हाँ, 117 में से आपको सिर्फ 80 ले लेने हैं वोट, 80 एमएलए चाहिए, 80 जगह पे खेल करना है। ये तो 2 मिनट का काम है उनका। यहाँ पे भी कोई अग्रवाल मिल जाएगा, कि यहाँ पे भी कोई गुप्ता मिल जाएगा। ज्ञानेश जी तो बैठे ही है ऊपर ज्ञान देने, और न्यायपालिका बैठी हुई है, आन दो आन दो आन दो आन दो, जान दो जान दो जान दो। ऐसे में जब वहां आएगा और जब हम कहेंगे कि यार पंजाब में कैसे आ गए, तो लोग कहेंगे क्यों नहीं आएंगे। राघव चड्ढा जैसा चेहरा था, 7 राज्यसभा थे। उसके बाद ये भ्रष्ट आम आदमी पार्टी थी, लोग थक गए थे, इसलिए उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखा। लोगों ने नहीं रखा। गणेश जी का मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है, जो ये डिजाइन करते हैं नतीजे। तो पंजाब में ही चालू, मुझे ये मालूम है कि ये लोग जेल में रहेंगे, बाद छूट जाएंगे। क्योंकि ईडी ने जिन लोगों को भी, ईडी ने किसको किसको अभी तक, मुझे तो नहीं लगता किसी पॉलिटिकल आदमी को ईडी ने सजा दिलवाई आज तक। जी। 100 करोड़ का टाइगर, आरोप लगाया अनिल देशमुख पे, 1,80,000 1,80,000 मतलब 1,80,00,000 का चार्जशीट हुआ। हेमंत सोरेन पे तो वो भी नहीं हुआ। टाइगर पे लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ क्या, क्योंकि साल भर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चुनाव है। उत्तर प्रदेश है, हालांकि चुनाव कई राज्यों में, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये तीनों स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब, क्या आपको लग रहा है, अभी से लग रहा है कि जैसे बंगाल और असम जीत लिया था नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वैसे ये तीनों स्टेट एक तरह से आपको लगता है, एक सीनियर जर्नलिस्ट के नाते? तीनों स्टेट बीजेपी को जाएंगे, मैसिव मैंडेट में जाएंगे, छोटा मोटा नहीं, मैसिव मैंडेट। 2029 के चुनाव के पहले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2029 के चुनाव के समय सिर्फ तमिलनाडु, केरल, झारखंड जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर ये विपक्ष के हाथ में होगा, सिर्फ इसलिए कि उनके चुनाव 29 के बाद है। ओके, ओके। बड़ी बात टाइगर ने कही। टाइगर ने कहा कि पूरा भगवा रंग से रंग देंगे 2029 से पहले, क्योंकि जो टूल किट, जिस जिस मंत्र के फॉर्मूले की तलाश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह या गुजरात लॉबी थी 2024 के बाद, वो मंत्र, वो फॉर्मूला मिल चुका है, जिसका प्रयोग अभी बंगाल में हुआ और एक अप्रत्याशित जीत हासिल करी, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। इसी तरह का खेल उत्तर प्रदेश में होगा, जहां अभी भी आप कह सकते हैं कि लोकसभा में दबदबा अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव, जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, लेकिन टाइगर कह रहे हैं इसके कोई मतलब नहीं है, जमीन पे जो दिख रहा है उसको मत मानिए, जो मशीन में दिख रहा है उसकी सोचिए। तो उत्तर प्रदेश में भी ये नतीजे बदल। जी। ज्ञानादेश नहीं, अब इस देश में सिर्फ ज्ञानादेश होगा। ज्ञानेश गुप्ता का ही आदेश चलता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। पंजाब के बारे में बता रहे हैं कि पंजाब में भले ही बीजेपी के 2 विधायक हों, बीजेपी की हैसियत नहीं हो, लेकिन तोड़ ताड़ के आम आदमी पार्टी 7 सांसद कर लिए। तो ऐसा ही रिकॉर्ड आपको नतीजों में पंजाब में दिखेगा, और उत्तराखंड में तो पूरा खेल है ही, आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। ये टाइगर का वर्डिक्ट है। हम टाइगर को बीच बीच में बुलाते रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा होने जा रहा है तो एक बहुत बड़ा सवाल है चुनाव के सिस्टम पर, इलेक्शन के सिस्टम पर, सारे प्रोसेस पर, और सीधे सीधे लोकतंत्र पर। आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सवाल है। टाइगर, आप आए, बहुत खुलकर बोले। बहुत कम लोग हैं इस दौर में इतनी अंदर की जानकारी रखते हैं और खुलकर कैमरे पे बोलते हैं, बहुत कम लोग हैं, इसीलिए शायद आपको आपके चाहने वाले टाइगर के नाम से भी पुकारते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टाइगर।